हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अनसोल्ड पेपर सीरीज लेकर आज ही हुए हैं। तो इससे पहले कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के व्हाट हैपेंस व्हेन एंड क्या होता है जब, इन सबको सॉल्व कर लिया था। आज जो हम लेकर हाजिर हुए हैं वो ये है कि अनसोल्ड पेपर सीरीज को भी आगे बढ़ाना है। तो 2024 के सेट नंबर 3 को लेकर आए हैं हम लोग आज। 2024 का सेट नंबर 3। तो आज हम लोग 2024 सेट नंबर 3 347 जीसी लेकर आए हैं। तो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। 2024 सेट नंबर 3 का जीसी, ठीक है, सेट नंबर 3 का जीसी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है ना, और आप अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना सेट। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता। पहले के खा की बात करें तो खा में क्या कहा जा रहा है कि 3 घातीय धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट एंड -1.18 वोल्ट हैं। धातुओं को की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम लिखिए। अपचयन क्षमता का क्रम लिखना है बढ़ते के हिसाब से। तो इसमें जो खा है इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्लस में मान जो होते हैं, ठीक है। और फिर पहले के गा की बात करें तो गा का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। इसका पहला ऑप्शन है सेकंड इनवर्स होती है। घा नंबर की बात करें, CU CN का होल 3 माइनस में CU की समन्वय संख्या है 4। इसका चौथा ऑप्शन सही है, 4 होगी। अंगा की बात करें, RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम है, RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया होता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, फिंकेल्स्टीन, यह अभिक्रिया का नाम है। और 4 नंबर पर है RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ROH, यानी एल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो मोल प्रभाज की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोल प्रभाज, ये दूसरे का सेकंड क्वेश्चन का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक
के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। अब जैसे कि अगर आ जाए विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और फिर लिखना हो अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आ जाएंगे फॉर्मूले, क्योंकि एग्जाम्पल का मतलब है कि इनको कोई ना कोई एग्जाम्पल देना चाहिए। किसी भी विलेयन का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, किसी का कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे के क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा, कह रहा अभिक्रिया 2Ce4, अभिक्रिया दी गई है 2Ce4 प्लस CO एरो मार्क 2Ce3 प्लस CO पे 2 प्लस के लिए E0 Ce4 प्लस C3 प्लस का मान ज्ञात करना है। E0 सेल 1.89 वोल्ट और E0 CO2 पॉजिटिव का -0.28 वोल्ट है। क्या करेंगे, तो सीधा सा फॉर्मूला लिख दे, यहाँ पे वैल्यू लिख दें। एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, CO से CO2 प्लस ना। एनोड पर CO से CO2 प्लस हो रही है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, C4 प्लस से यानी 2Ce4 प्लस C, जो हो रहा है क्या 2Ce3 प्लस, है ना। इसका मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन किया होगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है ना। इसी बेस पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड, तो E0 कैथोड होता है, कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो E0 सेल जो है वो दिया गया है, E0 सेल कितना दिया है 1.89, ये दिया गया 1.89 इज इक्वल टू C4 प्लस, यानी कि कैथोड ज्ञात करना है। तो E0 कैथोड इज इक्वल टू माइनस 0.28 इसकी वैल्यू है। तो 1.89 इज इक्वल टू E0 कैथोड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पॉइंट का 28 हो जाएगा। और अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो अगर हम करते हैं E0 कैथोड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1.89 माइनस 0.28, माइनस करेंगे 9 में 8 जाएंगे 1 और 8 में 2 6, 1.61 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसको साफ कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग दूसरे के खा तक पहुंच गए थे, आज हम लोग दूसरे के गा तक पहुंचेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। रासायनिक अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक अपक्रिया की कोट है ना, रासायनिक अपक्रिया की कोट को और आणविकता में अंतर देना है।
तो ये तो आपको कई बार हो चुका है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, ठीक है ना। और पिछले अनसॉल्व्ड में भी हो चुका है, 22 में हो चुका है, 23 में हो चुका है और शायद 24 में भी हो चुका है, तो इसको आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का घा अंतः संक्रमण तत्वों के, क्वेश्चन नंबर 2 का घा, क्वेश्चन नंबर 2 का घा अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अंतः संक्रमण तत्वों की बात कर रहा है तो ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, n-2f 0 से 14, n-1 d 0 से 1, इसको 1 से 14 करते हैं और ns2 ये बन गया, या इसी को सीधा ऐसा लिख दे ns2 n-1 d 0 से 1 n-2 f 1 से 14, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के का की बात करें, आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए, है ना। प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट करना है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN क्या है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक तीसरे के का की बात करते हैं, शॉर्ट में लिखा गया है EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सिडविक ने बताया था, तो हम लोग लिख सकते हैं सिडविक के अनुसार, सिडविक के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिडविक ने क्या बताया था इस बारे में कि एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन, एक धातु परमाणु या आयन दाता यानी लिगेंड के साथ, लिगेंड के साथ उतने, लिगेंड के साथ उतने आबंध बनाता है, आबंध बनाता है, उतने आबंध बनाता है जिससे संकुल में धातु और जिससे संकुल में धातु आयन के चारों ओर धातु आयन के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अक्रिय गैस के समान हो जाए। प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। फॉर्मूला होगा EAN इक्वल टू केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला हमारा बनता है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी तत्व के, किसी भी संकुल यौगिक के, तो जैसा कि हम लोग प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में सीख चुके हैं, तीसरे के खा की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 का खा क्या कहता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी की संरचना सूत्र लिखिए। तो मोनोहाइड्रिक,
फिनॉल। ठीक है, हाइड्रिक मोनो मीन्स वन, और मोनोहाइड्रिक का मतलब है OH। जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो वो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा, और दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो डाईहाइड्रिक का मतलब है OH, एक तो ये रहेगा। अब दूसरा OH यहां भी लग सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी डाईहाइड्रिक, दो OH ग्रुप अगर लग जाते हैं तो उसे डाईहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की बात की जाए तो 3 OH लग जाएंगे, OH OH OH। जरूरी नहीं कि यहां पे लगे, आप इसको यहां पर भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सीरियल से लगे, ऐसा भी लगा सकते हैं। तो जिनमें 3 OH समूह होंगे वो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएंगे। इनके संरचना सूत्र भी हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे के गा की। एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। तो एल्कोहल में आप जानते हैं कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। और फिनॉल की बात की जाए तो जो है फिनॉल में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, इसलिए जो है तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण यह जल में आसानी से विलेय यह जल में आसानी से विलेय हो जाता है, विलेय हो जाता है ना। और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति होने के कारण यह जल में विलेय हो जाता है, विलेय हो जाता है। तीसरे के घा की बात करें, तीसरे के घा की एंजाइम को परिभाषित कीजिए। एंजाइम को परिभाषित कीजिए, एंजाइम को डिफाइन करना है हमको। तो तीसरे की घा में कह रहा है एंजाइम, एंजाइम क्या है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे एंजाइम और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये उच्च अणुभार वाले, ये उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। वास्तव में ये प्रोटीन होते हैं, या कह दे प्रोटीन के बने होते हैं। वास्तव में ये प्रोटीन होते हैं। ये जीवित कोशिका और जीवित कोशिकाओं में
और जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम हमारी बॉडी में हमारे इन सारे ऑल एनिमल्स की लिविंग सेल्स में जीवित कोशिकाओं में बनने वाले प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है और ये हमारी बॉडी में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के में भाग लेते हैं। जैसे लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, फिर पेप्सिन होता है, आमाशय में पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है। आगे चले तो छोटी आंत में स्टीएप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मतलब बहुत सारी जैव क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। तो चूंकि ये जैव शरीर में पाए जाते हैं, जीवित शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए तो इनवर्टेज, लाइपेज, जाइमेज, पेप्सिन, ईटीसी आदि। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 3 का घा हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कहां पे चलता है? क्वेश्चन नंबर 4 के काम में कह रहा है हैलोइल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें आपको SN अभिक्रियाएं लिखना है। SN अभिक्रियाएं, इसमें से SN1 एंड SN2 दोनों लिखना है और उनकी क्रियाविधि लिखना है। ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। और यदि आपके पास उपस्थित नहीं है, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 8533049772 पर कॉल कर सकते हैं। 8533049772 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमसे इसका आंसर मंगा लीजिए। सॉरी, कॉल नहीं, व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखिए और मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर। 4 के खा में कह रहा है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन की बात करते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल दिया हमने हैलोजनन। तो आपको बता दें कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है Cl क्लोरोबेंजीन है, और इसकी हम दूसरे हैलोजन या Cl ही या इसके अलावा कोई दूसरा हैलोजन से भी अगर हम रिएक्ट कराएं तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और अथवा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसी में जोड़ दिया इसने नाइट्रीकरण भी बताना है। क्या करना है? नाइट्रीकरण भी इसी का बताना है, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन ये रही हमारी, और इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवा दें तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ClNO2, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन
एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया और यहां पर आ जाएगा तो ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसी में इसने कहा है तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर हम लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें भी कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन को एल्किल क्लोराइड के साथ CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं तो आर्थोक्लोरोटालुइन एंड पैराक्लोरोटालुइन बन जाता है। आर्थोक्लोरोटालुइन एंड पैराक्लोरोटालुइन बन जाता है। तो इस प्रकार से चौथे का हमारा खा भी कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कॉपी कर चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि बोर्ड तो साफ करना ही पड़ेगा। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा। चौथे के गा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का गा क्या कह रहा है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में अगर हम प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो मान लीजिए हम सामान्य अपक्रिया लिख रहे हैं RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है और इसको हमने रिएक्ट करा दिया HCHO से यानी फॉर्मल्डिहाइड से। तो HCl की प्रेजेंस में तो ये बना देगा क्या? RCH2OH प्लस MgCl और X, ये बन जाए। अब इसी को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में पेश करें तो एग्जाम्पल में मान लो हमने ले लिया CH3MgBr प्लस, इसको मैं खोल के दिखाता हूं, ऐसा कुछ बनेगा HCHO। HCl की प्रेजेंस में क्योंकि एसिड है, एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देता है। तो ये H जो है O के साथ जुड़ करके OH बना देता है और ये CH2 अलग हो जाता है। तो बनेगा क्या? CH3CH2OH। ये H यहाँ पर अटैक करेगा प्रोटॉन के फॉर्म में और प्लस MgBr और Cl, ये बन जाएगा। अब इसी से हम लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक हो गया, अब हम लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या करना होगा कि एक सामान्य अपक्रिया लेते हैं RMgX प्लस RCHO, RMgX प्लस RCHO, या इसी को अगर हम खोलें तो एक्सप्रेस के रूप में लिखें तो एक्सप्रेशन के रूप में ये चीज, ठीक है। और इसको अगर हम हीट करते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनेगा RCHROH, RCHROH प्लस नहीं OMgX, ये बनेगा OMgX, ये बनता है एक माध्यमिक यौगिक बनता है जिसको हाइड्रोलाइज करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। तो RCHOHR प्लस MgOH और X, ये बनेगा, ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो CH3MgBr
प्लस CH3CHO, हीट किया तो CH3CHOMgBr और यहाँ पर CH3। पुनः इसका जल अपघटन करवाया तो ये बना CH3CHOH CH3 प्लस MgOH और X। ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है, ये हमारा 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहल है। अब हम बात करेंगे तृतीयक एल्कोहल की। तृतीयक एल्कोहल माने RMgX प्लस, इसको हमने रिएक्ट कराया एसीटोन के साथ CH3C डबल बॉन्ड 2। एसीटोन के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? इसको भी जनरल ले लेते हैं, RrCO। तो RCOMgX और यहाँ पर R और ये भी R। अब इसका अगर हम जल अपघटन करवाते हैं HOH के साथ तो ये बन जाएगा क्या? RCRROH प्लस MgOH और X, ये रिएक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो CH3MgBr प्लस CH3CH3CO, ठीक, हीट करते हैं तो ये बनाता है CH3CH3OMgBr। उसको यहाँ पे लिख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता। HOH जल अपघटन करवाया तो CH3CH3OH प्लस MgOH और Br, ये हमारा 3rd डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। तो हमारा क्वेश्चन था कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि हम लोगों ने 3 नंबर का क्वेश्चन था और विधिवत हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इसको कॉपी कर चुके होंगे या कर लीजिए कॉपी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के घा की ओर बढ़ते हैं, आप लोग कॉपी करें। 4 के घा में चलना है। 4 का घा कह रहा है एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने है तो 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिएगा, इसको मैं साफ करता हूं। तो 4 के घा में क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का घा, एक तरफ एल्डिहाइड और दूसरी तरफ कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन में वो लिखना है और संगत रासायनिक समीकरण भी देना है। तो नंबर 1, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ या टॉलेन अभिकर्मक के साथ टॉलेन अभिकर्मक को कर दो अपचयित करके रजत दर्पण देते हैं। रजत दर्पण देते हैं। एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक, सॉरी अभिकर्मक छूट गया, यहां लिख दे रहा हूं। टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण देते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन को देखा जाए तो
जैसे कि RCHO प्लस Ag2O, एरो मार्क बन जाएगा RCOOH प्लस 2Ag, ये रजत दर्पण हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम इसकी बात करें कि कीटोन की, तो कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देती, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देती। और नंबर 2 की बात करें, एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन, एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को अपचयित कर, फेहलिंग विलयन को अपचयित करके Cu2O का लाल अवक्षेप देते हैं। रिएक्शन लिखें तो RCHO सॉरी RCOOH प्लस Cu2O का ये रेड पीपीटी मिलता है और ये ब्लैक पीपीटी मिलता है। नंबर 2, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देती, कीटोन यह परीक्षण नहीं देती, नहीं देती। नंबर 3, 2 पूछे, मैं 3 दे रहा हूं। एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के घा को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 नंबर तक का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 के का में न्यूमेरिकल दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, मतलब कि मोलरिटी दी गई है 0.1 मोल लीटर इनवर्स का KOH विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब L = 1000 सेंटीमीटर लंबाई है, तथा पॉइंट R = पॉइंट के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध, इसको R को मैं यहां लिखता हूं, R है आपका पॉइंट का 5 सेंटीमीटर, विद्युत प्रतिरोध यानी R = 5 × 10³ ओम दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। इतना दिया गया है R इंटू, और कह रहा है विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए, यानी म्यू = पूछ। तो
देखिए क्या होता है कि म्यू इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी दी गई है तो m, ठीक है। या यहाँ पर C भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन है। लेकिन उससे पहले हमको क्या कप्पा फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं हम इसको यहां से अभी इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करते हैं। पहले कप्पा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए माने ए मतलब पाई आर स्क्वायर। तार हमारा गोल का आकार का होता है ना। तो तार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 1 अपॉन, क्योंकि आर दिया हुआ है ए तो दिया नहीं, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 3, है ना। क्या है 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ दी गई है 1000 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 0.5। चूंकि स्क्वायर है इसको ले इसको 2 बार रख देंगे, 1000 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या 1 अपॉन 5 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 1 अपॉन, अगर इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.925 आ जाएगा, जिसका हम डिवाइड करेंगे जो, तो ये आ जाएगा कितना 0.254 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.254, हाँ 0.254 सेंटीमीटर इनवर्स ये आ जाएगा, कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो कप्पा की वैल्यू आ गई हमारी 0.254 इंटू 1000 अपॉन एम है हमारा पॉइंट के 1। तो पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो इंक्रीज करने पड़ेंगे, कर दिए हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 254 ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी कर लो। तो इस तरीके से हम लोग 5 के का को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 5 के खा पर चलते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें का खा। 5 का खा, 5 के खा में कह रहा है किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन यानी टेम्परेचर T1 है 500 केल्विन, T2 है 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः K1 इक्वल टू 0.02 सेकेंड इनवर्स और K2 इक्वल टू 0.07 सेकेंड इनवर्स इतना दिया गया है और कह रहा है E A के मान की गणना करो। तो फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1 E A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये फॉर्मूला होता है। तो log K2 की वैल्यू है 0.07 अपॉन 0.02 EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 700 माइनस 500 बटे 500 गुणे 700, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा, डिवाइड करेंगे log 3.5 EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, ये हो जाएगा 200 इंटू 500 इंटू 700, 200 से 200 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। log 3.5 की जो वैल्यू है वो 0.54, ये 0.544 EA अपॉन 2.303
इंटू 8.314 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 700। तो अगर हम ई ए इज इक्वल टू फाइंड करें तो ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? 0.544 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 5 इंटू 700 अपॉन 2 हो जाएगा। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36456 6.16 अपॉन 2 आ जाता है। अब इसका हम डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आ जाता है 18228 ये आ जाता है। ये किस में आ जाता है? ई ए इक्वल टू जूल में। अगर हम इसको ई ए इक्वल टू करें 18.228 किलो जूल, तो इसको हम ई ए इक्वल टू 18.23 किलो जूल भी कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ना बोली। तो पांचवें का खा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 5 का जो गा है इसको आप सेल्फ कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 पर मिलेगा इसका आंसर। और यदि आपको नहीं मिलता है तो मैंने जैसे बताया कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपको। पांचवें का घा उपसय संयोजन योग्यों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवें का घा जो है ये भी आपको सेल्फ करना है। CFT ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम लोग छठवें के का पर चलते हैं। छठवें का का कह रहा परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के मूलक द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक लिखिए। तो हम अगर परासरण दाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? परासरण दाब लिखते हैं, परासरण दाब है ना। परासरण दाब की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलायक को उस विलयन से पृथक करने पर अर्धपारगम झिल्ली पर पड़ता है, परासरण दाब कहलाता है। दोस्तों परासरण दाब को हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसकी बुक में भी 4-5 परिभाषाएं दी गई हैं। इसलिए अगर किसी के पास कोई दूसरी लिखी हो डेफिनेशन तो वो कंफ्यूजन नहीं करेगा, है ना, कतई कंफ्यूजन नहीं करेगा। अब इसका व्यंजक निकालना है मोलर द्रव्यमान को लेकर के। तो क्या करना है? P बायल के नियम से, बायल 1/2 के नियम से। तो ये होता है क्या? V समानुपाते 1/P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर चार्ल्स 1/2 नियम से, तो V समानुपाते T, समीकरण 2। दोनों को मिला दिया जाए, दोनों नियमों को मिलाने पर तो ये हो जाएगा V समानुपाते T/P, या फिर PV समानुपाते T, या फिर PV इक्वल टू ST, जहां S
विलयन स्थिरांक होता है। एस फॉर सोल्यूशन, इसलिए सोल्यूशन एस लिया गया, कहीं कहीं पर आर ले लेते हैं, तो इससे कंफ्यूजन में आप नहीं जाएंगे। यदि विलेय के एन मोल लिए जाएं, एन मोल लिए जाएं, तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन एस टी, पी वी इज इक्वल टू एन एस टी हो जाएगा। यदि विलेय के, क्योंकि एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम एस टी, एक ये फॉर्मूला बनता है। यहां पे मोलर द्रव्यमान एम इक्वल टू मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कह दिया जाए। अगर हम इसी को P इक्वल टू करें W अपॉन V इंटू एस टी अपॉन एम, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू डी एस टी अपॉन एम। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ये छठवें का हमारा समाप्त है। एक छोटा सा प्रश्न दे दिया गया है, 5 नंबर पर दे दिया गया है, स्टूडेंट का बहुत बड़ा लाभ है। छठवें के का के अथवा की बात करें, इसको मैं साफ करता हूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठवें के का की बात करें, तो छठवें के का अथवा, का अथवा, तो इसमें कहा गया है कि एक ठोस के 1.26 ग्राम, W की वैल्यू दी गई 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर, V इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि हो जाएगा ये 200 ml, मतलब हो जाएगा पॉइंट के 2 लीटर, घोला गया 300 केल्विन टेम्परेचर, T इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन पर इस विलयन के परासरण दाब T इक्वल टू 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, M इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको पता है PV इक्वल टू WST अपॉन M, M इक्वल टू हो जाएगा WST अपॉन PV। W की वैल्यू है 1.26.082, ये वैल्यू निश्चित है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर हमारा 300 है। 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम हमारा पॉइंट के 2 लीटर है। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, दशमलव के 2 अंक से 2 अंक हट जाएंगे और इधर के लिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 जीरो बढ़ेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इंटू 82, ऐसा करता हूं, इसको भी काट देता हूं, 2 एकम 2 और ये 41 हो जाएगा। 41 इंटू 3 अपॉन इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा अपॉन 257, ये बच जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा 257। अब अगर हम 257 करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा 15498, 15498 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 257 इक्वल टू, अब अगर हम इसका डिवाइड करेंगे, देखिए बेटा अगर हम डिवाइड करने लगेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसका डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 60.30335 इंटू 10 की पावर 3, तो इक्वल टू पावर अगर हटाएं तो 60303.50, ये मोलर मास हो जाएगा। छठवें का खा, कह रहा कार्बोक्सिलिक अम्लों के स्थिरीकरण की परिभाषा लिखिए तथा क्रिया विधि लिखिए।
बेंजोइक अम्ल के हैलोजनन तथा नाइट्रीकरण की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग इसको कॉपी करो, हम लोग छठवें के खा पर चलते हैं। आप लोग इसे कॉपी करिए और आपने कॉपी कर लिया होगा। हम लोग इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। छठवें के खा की बात करता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण की परिभाषा, तो हेडिंग डालते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का एस्टरीकरण, ये बनता है। तो सीधी सी डेफिनेशन बनती है, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल या फिनॉल के साथ अभिकृत कराते हैं तो एस्टर बनता है, एस्टर बनती है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लेकर आया हूं, आपको देखने पर ही बहुत जल्द याद हो जाएगी, बहुत जल्द आप इस डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, RCOOH एक कॉमन रिएक्शन लिया, दूसरा हमने HOR एल्कोहल ले लिया। अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो इतना पार्ट निकल जाता है RCOOR प्लस H2O, एस्टर बन जाता है। ठीक है ना, ये एस्टर है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो CH3COOH प्लस HOC2H5 एरो मार्क CH3, ये एस्टर है, CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये हो गई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरीकरण। अब बात करते हैं हम क्रियाविधि की, हमको क्रियाविधि बतानी है इसकी। तो क्रियाविधि कैसे हुआ होगा, तो RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये बना। ठीक है, इस पर प्रोटोनीकृत होता है, यानी प्रोटॉन इस पर अटैक करता है, और जब प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा यानी यहां पर आएगा तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये OH हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम R-OH यानी एल्कोहल अटैक करता है, तो जब इस पर एल्कोहल अटैक करेगा तो क्या बनता है, RCOH RCOH, ये OH नीचे आ जाता है, और OR, और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन में, यानी ये यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे अटैक होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाता है। अब पॉजिटिव होने के बाद प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा तो क्या बनाएगा, अब प्रोटॉन जब स्थानांतरित होगा तो RCOH यहां पॉजिटिव हो जाएगा और OR ऐसा बन जाएगा। यानी हुआ क्या, अब इसका हम जल अपघटन, ये हो गया। ठीक है, RCOOR। ठीक है, अब आगे
RCOOR प्लस H2, ये एस्टर बन जाता है, ये क्रिया विधि हो जाती है। अब इसी में इसने जोड़ा है बेंजोइक अम्ल के हैलोजनन और नाइट्रीकरण पर टिप्पणी करना, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब साफ करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं बेंजोइक अम्ल का हैलोजनन, बेंजोइक अम्ल COOH, हैलोजनन मतलब कोई हैलोजन से रिएक्ट करवाना है। हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें एक कैटालिस्ट होगा, Fe हो सकता है या फिर FeCl3 हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की समूह की उपस्थिति के कारण जो हैलोजन होगा वो मेटा पोजीशन पर बनेगा, तो ये बन जाएगा मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। बात करते हैं नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण कराते हैं COOH के साथ प्लस HNO3 के साथ, HNO3 के साथ कराते हैं, कैटालिस्ट में होगा कंसंट्रेट H2SO4। तो कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण ये भी मेटादैसिक होता है, तो नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो और प्लस H2O या प्लस HCl, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा छठवें का खा कंप्लीट हो गया। अब हम छठवें के खा के अथवा पर चलते हैं। तो इसे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे ही वीडियो लार्ज हो जाता है, बट छठवें के खा का अथवा, छठवें के खा का अथवा में कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के समीकरण देना है। क्या है भैया? पहला ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, पहला ब्यूटेन 1 ऑल CH3CH2CH2OH, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, इससे हमें ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो आप देखें ये प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। किसके साथ होते हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, और ये बना देते हैं क्या? बेंजोइक एसिड CH3CH2COOH, ये ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। दूसरा है बेंजोइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल अल्कोहल से, सेकेंड है बेंजिल अल्कोहल से। तो बेंजिल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? CH2OH, ये बेंजिल अल्कोहल से हमको बनाना है फेनिल एथेनोइक एसिड। तो इसको पहले हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, तो बेंजिल क्लोराइड मिल जाएगा CH2Cl। अब इसको हम KCN से रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि देखो एथेनोइक एसिड लाना है तो हमको एक कार्बन और चाहिए, तो ये CH2CN बनेगा। क्या बनेगा? CH2CN, और यहाँ पर माइनस KCl बाहर हो जाएगा, है ना। अब जब CH2CN बना है तो इसका हम लोग जल अपघटन करवा देते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा क्या? CH2COOH, और यहां से माइनस का NH3 निकल जाएगा, ये बन जाएगा फेनिल एथेनोइक एसिड। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तीसरी वाली है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे हम Br लेते हैं, तो 3 नाइट्रो 1 2 1 2 3 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल।
तो इसको क्रिया कराते हैं Mg धातु से। जो Mg धातु से कराएंगे वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, तो ये बन जाएगा MgBr, यानी कि एक तरीके से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। अब इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किससे, CO2 के साथ। तो C डबल बॉन्ड OMgBr, ठीक। अब इसका करवाते हैं हम जल अपघटन। क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं वो भी अम्ल की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये बनेगा C डबल OH प्लस MgOH ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। मेटा नाइट्रो, सॉरी नाइट्रो ग्रुप तो जोड़ना ही भूल गया मैं, ये तो वही रहेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। चौथा हमारा 4 मेथिल एसीटोफिनॉल, 4 मेथिल, चौथा COCH3 एसीटोफिनॉल और 4 मेथिल मतलब CH3, 1 2 3 4 ऐसे अगर चढ़ा भी दें तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसको भी चढ़ा सकते हैं 1 2 3, 4 मेथिल एसीटोफिनॉल से हमको क्या बनाना है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करवाते हैं A2Cr2O7 प्लस अथवा KMnO4 के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, C डबल OH और C डबल OH, ये बन गया 1 2 3 4, 1,4 डाई बेंजोइक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, साइक्लोहेक्सीन। नंबर 5 पर बात करें तो कुछ ऐसी रिएक्शन, ये साइक्लोहेक्सीन कहीं भी लगा दें साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन के MnO4 और H2SO4 के साथ कराएंगे, तो C डबल OH C डबल OH 1 2 3 4 5 6, 1,6 डाई या हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का खा भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के का की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप तब तक इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं क्या कह रहा है, डाइएजोनियम लवण के विरचन की विधि, डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण के विरचन की विधि बताना है आपको। तो एनिलीन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिकृत कराने पर, अभिकृत
कराने पर अभिकृत कराने पर डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। क्या लिखते हैं? NH2, इसको रिएक्ट कराया NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये डाइएजोनियम लवण बन जाता है। क्या बन गया भैया? डाइएजोनियम लवण बन गया। अब इसने कहा इसकी 4 अभिक्रियाएं देनी है, ठीक है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। अभिक्रियाएं नंबर 1 पर होगा हैलाइड अथवा साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन। हैलाइड अथवा साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन, तो N2 प्लस Cl माइनस, अगर हम यहाँ पे CuCl2, ठीक है ना, Cu2Cl2 HCl लेते हैं, तो ये क्या होगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है? डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन नोट कर लिया होगा आपने। अगर हम यहाँ पे Cu2Cn2 और HCN लेते हैं, तो ये फेनिल साइनाइड बन जाएगा और डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। और नंबर 2 पर लेते हैं दूसरी अभिक्रिया, क्या लेते हैं? अगर हम इसको N2 प्लस Cl माइनस Ki से क्रिया, तो अगर हम इसको Ki के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसके साथ Ki के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा? आयोडोबेंजीन बनता है प्लस KCl बनता है प्लस डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। और अब हम इसकी नंबर 3 लेते हैं, तीसरी अभिक्रिया। 4 अभिक्रियाएं देनी है। अभी तक हम लोगों ने 3 नंबर का काम किया है, अब चौथे देना है कि मान लो गाटरमैन अभिक्रिया दे देते हैं, इसी के लिए गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होगा? N2 प्लस Cl माइनस Cu और HCl, क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस N2 हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और प्लस N2 हो जाएगा और प्लस CuCl, ये बन जाएगा। नंबर 5 पर पांचवी रिएक्शन जब हम देते हैं, तो हाइड्रोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये चौथी रिएक्शन है ये। तो N2 प्लस Cl माइनस का CH3CH2OH यानी एल्कोहल्स के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे, तो एल्कोहल का जो हाइड्रोजन समूह होगा वो इसको रिप्लेस करेगा, ये बना देगा क्या? बेंजीन प्लस CH3CHO बनेगा प्लस N2 रिप्लेस होगा और प्लस HCl, ये बन जाएगा।
तो ये था हमारा डायजोनियम लवण के बनाने की विधि। उसके बाद उसकी 4 अपक्रियाएं, 1 2 3 और 4। तो 7वें का भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 7वें के खा पर चलते हैं। सॉरी, 7वें के का अथवा चलना है। आपने कॉपी कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सातवें के का अथवा एमीन के विरचन की 5 अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है, एमीन के विरचन की 5 अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नंबर 1, एमीन का विरचन या एमीन के विरचन की विधियां। ठीक है, ये सेंटर हेडिंग हो गई। नंबर 1 पर नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। अब नाइट्रो यौगिकों में क्या लिया हमने? नाइट्रोबेंजीन ले लिया। इसको हमने H2 के साथ, और उत्प्रेरक हमारा यहां पर PD हो जाता है। PD उत्प्रेरक लिया तो ये बनाएगा NH2 प्लस 2H2। तो हाइड्रोजन हमको यहाँ पर 6 चाहिए, तो 3H2 हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, पहली विधि हो गई। दूसरा हम लेते हैं नंबर 2, नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। क्वेश्चन क्या था? एमीन के विरचन। तो एमीन का विरचन करना है। एक ये पार्टिकुलर हो रहा है, जबकि इसको ऐसा ना करके हम लोग सामान्य अपक्रिया में लेंगे। तो इसको मैं लेता हूं नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। ये बात सही है। RNO2 क्या लिया हमने? RNO2 प्लस 3H2। कैटेलिस्ट हमारा PD ही रहेगा और बन जाएगा RNH2 प्लस 2H2। ये बनेगा प्राथमिक एमीन। ठीक है, और इसी में नंबर, अगर एग्जाम्पल लेते तो C2H5NO2 अगर हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो प्लस 3H2 PD बनेगा C2H5NH2 प्लस 2H2। ठीक है, विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 पर है नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। तो नाइट्राइल के अपचयन की बात करें तो RCN प्लस H, RCN प्लस H एरो मार्क। कैटलिस्ट हमारा काम करेगा रहने निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं और बन जाएगा RCH2NH2। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, 4 ले लेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिया CH3
Cn प्लस 4H, ये सेम कैटालिस्ट CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। नंबर 3, विधि नंबर 3, विधि नंबर 3 की बात करें तो एमाइडो के अपचयन द्वारा, एमाइडो के अपचयन द्वारा, तो RCONH2 ये हमारा एमाइड हो गया, है ना, RCONH2। अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं इसके साथ 4H और कैटालिस्ट हमारा यही रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बन जाएगा RCH2NH2 प्लस H2, एमीन बन जाएगा। एग्जाम्पल पे हमने ले लिया CH3CONH2 प्लस 4H, सेम कैटालिस्ट CH3CH2NH2 प्लस H2। एग्जाम्पल है ना। विधि नंबर 4, चौथी विधि की बात करें तो चौथी में अगर हम लेते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से अगर हम करा दें तो RX प्लस NH3RX, तो ये बन जाएगा RNH2 माइनस का HX निकल जाएगा, 1 डिग्री प्राथमिक बनेगा। अगर हम इसको दोबारा RX से क्रिया करवा दें तो फिर माइनस HX होगा, RNH बन जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। और अगर इसकी हम दोबारा से RX करवा दें तीसरी बार तो माइनस का फिर से HX हो जाएगा, RRRN, 3rd डिग्री एमीन हो जाएगा, है ना, ये 3rd डिग्री एमीन। तो 4 विधियां हम लोग कर चुके हैं, हमारे पास ऑप्शन के लिए केवल एक विधि बचती है, तो एक विधि और है, यानी 5 हमको देना है। 5वीं विधि में हम क्या लिखते हैं, नंबर 5, कार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराने पर, तो RCOOH प्लस N3H एरोमार्क बनेगा RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। मान लिया हमने कि यहाँ पे ले लिया C2H5 COOH प्लस N3H, एरोमार्क बन जाएगा C2H5 NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो ये हमारी 5 विधियां इसकी भी कंप्लीट हो जाती है ना, एल्डिहाइड यानी एमीन बनाने की 5 विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। अगर हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हमने केवल एथिल एमीन को बनाया है ना, एथिल एमीन को बनाया है हमने, हर जगह एथिल एमीन को ही हमने इंडिकेट किया है। और यहाँ पर तो तीनों एमीन्स बन गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एल्डर। आप यहाँ पर अगर C6H5 ले लेते हैं, एरिल एमीन बनाने की बात आ जाए तो हर जगह C6H5 ले लीजिएगा और बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब 7वें के खा की बारी है, आप लोग इसको कॉपी करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। है ना, 7वें के खा की ओर बढ़ते हैं। तो इसको साफ करता हूं और 7वें के खा यानी हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग अपना काम कवर कर लेंगे और पूरा कर लेंगे, है ना।
तो सातवें के खा की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहना है, मेहनत करना है और कंटिन्यू। अब आपके पास वीडियो पर डे आते रहेंगे, पर डे वीडियो आपके पास आते रहेंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो या किसी अन्य चीज का हो, है ना। और इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है संडे को मैं लाइव क्लास ले लूं, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो सातवें के खा का अथवा सातवें का खा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है सातवें का खा, कह रहा क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। डी ग्लूकोज निम्नलिखित से क्रिया करता है। तो इसमें पहली रिएक्शन पूछी गई है HI के साथ, ठीक है। तो नंबर 1 HI से क्रिया। तो अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या होगा, CHO HCOH, HCOH, ये क्या हो जाएगा HOCH, फिर क्या हो जाएगा HCOH HCOH और ये हो जाएगा CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को हम HI यानी HI+P फास्फोरस के साथ हम एक्टिवेट कराते हैं कितने, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बनता क्या है, एक तो बनता है 2 आयोडोहेक्सेन, तो CH3 CH2I, CH3 CH2I, CH2 का होल थ्राइस CH2 CH3, 2 आयोडो हेक्सेन और प्लस CH3 CH2 का होल 4 N हेक्सेन। नंबर 2, अगर हम ग्लूकोज को ये हो गया नंबर 2, HNO3 से रिएक्ट करवाएं, HNO3 से, रुको सॉरी, दूसरे नंबर पर दिया गया NH2OH से क्रिया करवाएं। तो CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर हम क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं, तो इसी को अगर हम उल्टा लिख दें H2NOH, तो इतना पार्ट आपका निकल जाएगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4 CH2। नंबर 3, ब्रोमीन जल से ये हमारा, रुको, हाँ ठीक है, इसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्सिम। और अब हम Br2 जल से अगर करवाएंगे तो CHOH का होल 4 CH2OH, Br2 से करवाएंगे तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH, एरो मार के ऊपर लिखो इसको Br2 जल। तो ये बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल,
ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है ना, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है ब्रोमीन जल से रिएक्ट कराने पर। तीसरे नंबर पर हो गया, चौथे नंबर पर HNO3 है। नंबर 4 पर कह रहा है HNO3 से क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया, ये हेडिंग, जे हेडिंग, जे हेडिंग। तो CHOH का होल 4, CH2OH, HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो COOH, CHOH का होल 4, COOH, सैकेरिक अम्ल बनता है। और नंबर 5 पर है HCN से रिएक्ट कराएंगे, HCN से क्रिया, तो एक योगात्मक अपक्रिया देता है, CHOH का होल 4, CH2OH प्लस HCN, और बनाएगा क्या, CHOH, CN, CHOH का होल 4, CH2OH, ग्लूकोस, साइनोहाइड्रिन। ठीक, ये हमारी पांचों रिएक्शन हो चुकी हैं और सातवें का खा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सातवें के खा के अथवा पर चलने वाले हैं, है ना, सातवें के खा के अथवा पर। तो आप लोग इसको कॉपी करिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे सातवें के खा के अथवा पर। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इसको मैं साफ कर देता हूं। अथवा इसमें पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों पार्ट आपको चैप्टर नंबर 10 पर मिले, और यदि आपके पास नहीं है तो हमने जो आपको नंबर दिया 8533049772, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको इसका आंसर दे देंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने 2024 का सेट नंबर 3 GC 347 GC को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आज आपके लिए अनसोल्ड और कल आपके लिए आएगा 6वें चैप्टर की कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन, और इंग्लिश मीडियम के लिए हाउ विल यू ऑब्टेन आएगा। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे और आप ऐसी ठंड में आराम से घर में पड़े पड़े अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है ना। बोर्ड का टारगेट हमेशा 90+ होना चाहिए। अगर आपने टारगेट को डाउन कर दिया तो आपका रिजल्ट आपके हाथों बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश करिए और लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।